हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है और आज हम लोग सॉलिड स्टेट फिजिक्स का रिवीजन करने वाले हैं। कुछ माइंड मैप वाला पॉइंट ऑफ व्यू भी आपके सामने रखेंगे और भी बातें करेंगे। थोड़ा सा एक कंप्लीट रिवीजन सॉलिड स्टेट फिजिक्स का करेंगे। अभी तक कुछ टॉपिक्स के हम लोगों ने रिवीजन किए भी हुए हैं अभी कुछ फिलहाल के दिनों में ही। और एक बात कि हम लोगों ने जो पिछले वर्ष में यानी पिछला जो आपका सेमेस्टर जो साल था 2022 उसमें जो एग्ज़ाम हुआ था IIT जैम का, वहाँ पर भी हम लोगों ने कई टॉपिक्स के रिवीजन मतलब मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स के रिवीजन जो किए थे उनकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई थी। जब तक यहाँ पर रिवीजन चल रहा है तब तक आप एक काम वो भी कर सकते हो कि उस प्लेलिस्ट को भी आप चेक करते रहो और वहाँ पर जो टॉपिक्स मैंने रिवाइज करा दिए हैं उनको एक सरसरी निगाह से देखते रहो, ताकि जो फ्लो है आपको चीज़ें याद रखने का, जैसे आप जिस भी तरीके से याद रखते हो वो चीज़ें आपके दिमाग में बनी रहेंगी, क्योंकि आप लगातार उन चीज़ों के संपर्क में आते रहोगे तो चीज़ें ज़्यादा समय तक आपके दिमाग में बनी रहेंगी। तो बार बार उन वीडियोज़ को भी आप लगभग आधे आधे घंटे में मैंने सारी चीज़ें रिवाइज कराई हुई हैं। मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स वहाँ पर रिवाइज कराए गए हैं, तो आप उस सीरीज़ को ज़रूर देखते रहो। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा या मैं शेयर भी कर दूंगा आपको टेलीग्राम ग्रुप पे। सारी चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और जो आज की क्लास का माइंड मैप होने वाला है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, क्या समझे? सारे लिंक जो है आप फर्स्ट ऑफ ऑल जाओ डिस्क्रिप्शन चेक करो, वहाँ पे कुछ लिंक मिलेंगे आपको। जा करके उन लिंक्स को फॉलो करो आप। वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप का है, टेलीग्राम चैनल का है, सारी चीज़ें ज्वाइन कर लो और वहाँ पे कई चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। वहाँ पे मैं शेयर कर दूंगा आपका जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे नोट शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पे मैं वीडियो शेयर कर दूंगा, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ सॉलिड स्टेट फिजिक्स, हम लोगों का एक अपना चहीता टॉपिक। ठीक है, कभी ये कब हुआ था? पिछली सरकार में हुआ था सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स जैसा कि नाम है, काफ़ी सॉलिड टॉपिक है ये हमारा और अच्छे स्कोरिंग यहाँ से जो मतलब है ना, ये स्कोरिंग टॉपिक है। यहाँ से आप स्कोर कर सकते हो। लाइक कुछ टॉपिक्स तो ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चंस मतलब आने ही आने होते हैं, उन टॉपिक्स की भी चर्चा करेंगे। ठीक है, बने रहो साथ में लास्ट तक। आप पूरी सॉलिड स्टेट फिजिक्स यहाँ से रिवाइज करके जाओगे, आपको लगेगा कि हाँ कुछ सीखा है। ठीक है, ओके। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपन लिखते जाएंगे, बाकी चीज़ें दोहराते भी जाएंगे। लाइक सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हम लोग शुरुआत कहाँ से करते थे? क्रिस्टल से। याद है क्रिस्टल कैसे बनता था? हमारे पास लैटिस होता था, बेसिस होता था। लैटिस और बेसिस को जब मिलाते थे तो हमारे पास क्रिस्टल बनता था। याद है वो सारी चीज़ें? फिर हम लोगों ने कुछ तरह के क्रिस्टल्स पढ़े थे हमारे पास, उनके कई प्रकार थे। लाइक आपका क्यूबिक, ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है, टेट्रागोनल, ट्राइगोनल और आपका था हेक्सागोनल। ठीक है, कुछ इस तरह से आपके 7 जो थे वो आपके क्रिस्टल स्ट्रक्चर आ रहे थे और उनको जब हम लोग टोटल एक और कैटेगरी में डिवाइड कर रहे थे तो 7 सबको मिलाकर के 14 ब्रेवस लैटिसेस बन रहे थे वहाँ पर। याद है? तो ये सारी बातें स्टार्टिंग में होती हैं, लेकिन ये बातें अभी लिखने का कोई तात्पर्य बनता नहीं, क्योंकि हमें सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आज रिवाइज करनी है। ठीक है, ओके। शुरुआत कहाँ से करते हैं आज की शुरुआत हम लोग करते हैं अगर छोटी सी चीज़ लिख दूं मैं, ट्रांसलेशनल वेक्टर। याद करो मैंने कहाँ से शुरुआत करी थी? ट्रांसलेशनल वेक्टर, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, आपके किसी भी एक एटम से दूसरे एटम पर या किसी लैटिस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए जो चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल वेक्टर। क्या चीज़? ट्रांसलेशनल वेक्टर। ट्रांसलेशनल वेक्टर या लैटिस वेक्टर, कुछ भी बोल सकते हो। ट्रांसलेशनल वेक्टर कुछ इस तरह से याद है, T इज इक्वल टू N1 A कैप प्लस N2 B कैप प्लस N3 C कैप। मतलब A कैप, B कैप, C कैप जो थे वो आपके जो लैटिस पैरामीटर थे उनके यूनिट वेक्टर्स थे। याद है? इस तरह से हम लोग सीखते थे। फिर हम लोगों ने देखा कि अच्छा, एक अगर क्रिस्टल होता है तो क्रिस्टल्स में इस तरह से एटम्स अरेंज्ड होते हैं। एटम्स अरेंज्ड होते हैं तो फिर उनका कुछ पैकिंग फ्रैक्शन होता है। लाइक अगर हमारे पास 3 तरह के या 4 तरह के हमारे पास जो थे वो एटम्स बन रहे थे हमारे पास, सॉरी क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन रहे थे हमारे पास, जिनमें से हमारे पास था सिंपल क्यूबिक। ठीक है, जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ उसको मैं, जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर था हमारे पास उसमें एटम्स का जो अरेंजमेंट था उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कुछ पैटर्न्स बन रहे थे। लाइक सिंपल क्यूबिक, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, याद है सारी चीजें अपन सीखे थे। फेस सेंटर्ड क्यूबिक, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, याद है। लाइक जब हम सिंपल क्यूबिक बनाते थे तो यानी इसका मतलब क्या था हमारे पास?
अगर ये हमारे पास सिंपल एक क्यूबिक क्रिस्टल है और ये हमारे पास इसमें इस तरह से एटम्स यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसके कॉर्नर्स पे लगे होते तो सिंपल क्यूबिक होता था हमारे पास। ये सारी चीजें करी थी। तो सिंपल क्यूबिक के लिए जो एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन क्या था? एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन जो था वो किस तरह से निकलता था कि हमारे पास जो इतना टोटल एक क्यूब का वॉल्यूम बन रहा है उसमें कितना हमारे पास जो एटम है वो प्रेजेंट है। एक्चुअल में होता कैसे था कि लाइक हमारे पास जब भी हम क्रिस्टल अरेंज करते तो इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं दिखता है, कुछ इस तरह का दिखता था। लाइक एक एटम ये ऊपर से अगर आप उसको देखो तो इस तरह का दिखता था, 1 2 3 4 इस तरह से आपके सारे एटम्स जुड़े हुए होते। तो लाइक अगर यहाँ पर एक क्यूब बन रहा होता था इस तरह से, आप इसको 3D में इमेजिन करने की कोशिश करो तो ये टोटल वॉल्यूम उसका अंदर से बनता। अगर आप इसको 3D में ऊपर में विजुलाइज करो तो उसके अंदर कुछ पार्ट जो है वो एटम्स का है। तो वो था हमारे पास एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन कि कितना हमारे पास जो एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो पैक्ड है। तो सिंपल क्यूबिक था, उसका पैकिंग फ्रैक्शन जो था, उसका एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन जो था वो क्या आ रहा था? सिंपल क्यूबिक के लिए क्या आया था हमारे पास? 52.4 शायद परसेंट है ना, 52.4% लगभग 52% अपन बोल सकते थे। बीसीसी के लिए ये आ रहा था हमारे पास, बीसीसी के लिए बनता था कितना? 68%, याद है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए हमारे पास बनता था 74%। ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के लिए भी हमारे पास बनता था ये 74%। ये सारी चीजें हमने सीखी थी। अच्छा ठीक है, ये हमने देख लिया एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन क्या था, इसको हमने याद कर लिया। ओके, ये चीज याद रखनी, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। इसको निकालने का तरीका कैसे था? एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन जब हमें निकालना होता तो एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन में हम करते क्या थे एक्चुअल में कि एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन अगर सपोज आप भूल जाओ तो करने का तरीका क्या था कि नंबर ऑफ एटम्स इनसाइड क्यूब, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स इनसाइड क्यूब इनटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, इस तरह से हम एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन को कैलकुलेट करते थे, सारी चीजें इसमें पुट करते थे और ये हमारे पास आ जाता था। ठीक है, ओके, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, अच्छा, और क्या बात करते थे? लाइक हमने जब बात किया कि इस तरह से हमारे पास जो एटम्स हैं वो अरेंज्ड है तो उनके बीच एक वो लाइक प्लेन्स में अरेंज्ड है। लाइक एक लड्डू की थाली ये लगी हुई है, उसी के ऊपर याद करते हो जब मम्मी बचपन में लड्डू बनाती थी, आप भी बनाती हैं, तो क्या होता था कि लाइक थाली में उन्होंने लड्डू सजा लिए। ठीक है, मतलब सजाने का मतलब एक बार में पूरा रख ली लड्डू, फिर क्या करते थे, फिर उसके ऊपर लड्डू रखना शुरू किए। या कभी शादी बारात में देखा होगा कि इस तरह से लड्डू अरेंज किया जाता था, तो वो प्लेन्स के फॉर्म में बनते चले जाते थे। और वो कभी कभी देखा होगा मूवीज वगैरह में कि वो पूरा एक इस तरह से एक पिरामिड टाइप का बन जाता था। लेकिन इसमें क्या था, पिरामिड जो था वो अनसिमेट्रिक था। मतलब सिमेट्री इन द सेंस लाइक असिमेट्रिक तो था ही बट नॉट यूनिफॉर्म था। लाइक यहाँ पर नंबर ऑफ लड्डूज अलग थे, सेकंड वाले में नंबर ऑफ लड्डूज अलग थे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ लड्डू सारे में मतलब ऑलमोस्ट सेम होंगे। ठीक है, तो उस तरह का हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर बनकर के आता है। और उनके जो दो लड्डूज की लाइन हो गई या दो लड्डूज के प्लेन हो गए, उनके बीच की डिस्टेंस को हम इंटरप्लेनर स्पेसिंग बोलते हैं। उनके बीच की डिस्टेंस को हम इंटरप्लेनर स्पेसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरप्लेनर स्पेसिंग। इंटरप्लेनर स्पेसिंग क्या था? इंटरप्लेनर स्पेसिंग इसका फॉर्मूला जो था वो DHKL सफिक्स में है। HKL क्या है? वो था हमारे पास मिलर इंडाइसेस। क्या था हमारे पास? मिलर इंडाइसेस, जो एक प्लेन को रिप्रेजेंट करते हैं। मिलर इंडाइसेस कहते हैं एक प्लेन को रिप्रेजेंट करने का तरीका था। HKL से हम दिखाते थे कि हमारे पास अगर HKL की वैल्यूज दी गई हैं तो हम आइडिया लगा सकते हैं किस प्लेन की बात करी जा रही है। तो DHKL क्या था? उन दो प्लेन्स के बीच की दूरी। तो DHKL क्या आ रहा था हमारे पास? 1/√h/a का स्क्वायर प्लस k/b का स्क्वायर प्लस l/c का स्क्वायर। ठीक है, जहां ए बी सी क्या हमारे पास लैटिस पैरामीटर। अगर क्यूब मतलब कोई क्यूब नहीं क्यूबॉइड भी है तो क्यूबॉइड की तीनों साइड्स अलग अलग हो सकती है, लाइक लेंथ, विड्थ और हाइट। तो ये लेंथ हो गई, विड्थ हो गई, वो हाइट हो गई। ठीक है, मान लो क्यूब दे दिया, क्यूबॉइड की जगह आपको क्यूब दे दिया गया, जो मैं हमारे पास यूनिफॉर्म पैटर्न है। तो अगर क्यूब है हमारे पास तो यही फॉर्मूला क्यूब के लिए किस तरह से मॉडिफाई हो जाएगा, तब DHKL क्या हो जाएगा फॉर अ क्यूब। सब में ए बी सी बराबर कर दो तो नीचे वाला जो होगा वो सब में ए हो जाएगा, और ए अपन 1/a स्क्वायर बाहर आ जाएगा, 1/a आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, क्या बच जाएगा? a/√h² प्लस k² प्लस l²। करेक्ट है?
ये हमारे पास बन गया इंटरप्लेनर स्पेसिंग। अच्छा, मिलर इंडाइसिस की जब बात कर रहे हैं तो मिलर इंडाइसिस और हमारे पास जो ये ABCs हैं, जो हमारे पास लैटिस पैरामीटर्स हैं और एक प्लेन के द्वारा किसी एक्सेस पर काटा गया इंटरसेप्ट, इनके बीच में एक प्यारा सा रिलेशन आता था जिसकी हेल्प से हम काफी क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे। उससे हमें एक आइडिया भी लगता था किस तरह से हमारा प्लेन जो है, किस तरह से हमारा प्लेन जो है वो जो हमारे पास जो या हमारे मिलर इंडाइसिस जो है वो प्लेन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरह से वो कितना इंटरसेप्ट काट रहे हैं, इन सब चीजों का आइडिया हमारे पास उस रिलेशन से लग जाता है। तो मिलर इंडाइसिस के लिए जो रिलेशन आता था वो आता था हमारे पास H/K/L इज इक्वल टू A/OA इज टू B/OB इज टू C/OC। ये हमारे पास एक रिलेशन आता है, ठीक है, जहां पे ABC हमारे पास क्या है, ABC हमारे पास लैटिस पैरामीटर है, OA OB OC हमारे पास जो X Y और Z है उन एक्सिस पर काटे गए इंटरसेप्ट हैं, और HKL के हमारे पास मिलर इंडाइसिस है, ठीक है। अच्छा ओके, ठीक है, इतनी बात अपने को समझ आ गई, याद रख सकते हैं, ठीक है। और क्या क्या बात करते हैं इसके बाद हम लोगों ने कुछ बातें ब्रैग्स लॉ वगैरह में, यहाँ से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। ब्रैग्स लॉ से क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है, इतना ध्यान रख लो, ब्रैग्स लॉ से क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आते हैं, ठीक है। ब्रैग्स लॉ, ब्रैग्स लॉ क्या था हमारे पास, ब्रैग्स लॉ 2D sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, 2D sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, जहां पे D क्या था हमारे पास, इंटरप्लेनर स्पेसिंग, साइन थीटा, थीटा क्या था, थीटा क्या था हमारे पास, ध्यान रखना, लाइक अगर ये हमारे पास प्लेन है, कोई एक एटम्स का प्लेन दिया गया है, इस तरह से कोई प्लेन दिया गया है, तो लाइक जिस एंगल पर, ध्यान रखो यहाँ पे दो एंगल्स आप अज्यूम कर सकते हो, लाइक एक हमारे पास ये एंगल हुआ और एक ये एंगल हुआ, लेकिन जो थीटा होता है वो उस लाइट का प्लेन के साथ में एंगल होता है, ना कि नॉर्मल के साथ में। तो जो एंगल थीटा लिखा हुआ है ये वाला एंगल है थीटा, ठीक है, याद रखना। लैम्डा क्या है, उसकी वेवलेंथ है, ओके। इसी रिलेशन को हम लोग यहाँ पे डी की वैल्यू रख के मॉडिफाई कर सकते हैं, इस रिलेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार इस तरह के भी सवाल आते हैं जहाँ पे इस रिलेशन को आपको मॉडिफाई करके सॉल्व करना होता है, और आप उस रिलेशन को इस तरह से लिख सकते हो 2a sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा इंटू अंडर रूट h² प्लस k² प्लस l², ठीक है। इस रिलेशन को आप मॉडिफाई करके इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा भाई ओके, इतनी बात समझ आ गई। और क्या क्या बातें करते हैं इसमें, और इसमें कुछ बातें करते हैं वो थी लॉवेज इक्वेशन की। लॉवेज इक्वेशन याद है, लॉवेज इक्वेशन याद है, शायद आपसे में से बहुत ज्यादा लॉवेज इक्वेशन पे क्वेश्चंस नहीं पूछा जाते आईआईटी एग्जाम में, लेकिन फिर भी अगर याद रख लो तो क्या बुराई है, ठीक है। तो लॉवेज इक्वेशन में जो था वो मेरे पास कुछ इस तरह से था कि 2a जो हमारे पास वही लैटिस पैरामीटर इंटू कॉस थीटा, थीटा ये वाला थीटा है, इंटू साइन अल्फा इज इक्वल टू NH लैम्डा, ठीक है। बस याद रख लो, अगर याद रख जाए, वरना कोई खास जरूरत नहीं इसको याद रखने की। दूसरा ये लॉवेज इक्वेशन था 2b cos थीटा साइन बीटा इज इक्वल टू, मैं सिर्फ लिख दे रहा हूँ फॉर्मेलिटी के लिए, कुछ खास याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 2c cos थीटा इंटू साइन गामा इज इक्वल टू NHKL लैम्डा, ठीक है। मैंने सही लिखा है क्या, अगर कभी कंफ्यूजन हो तो आप अपने नोट्स उठाओ, उसमें से उठा करके देखो मैंने सही लिखा है क्या, मैंने सही लिखा है क्या, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने उल्टा लिख दिया है, कॉस की जगह साइन और साइन की जगह कॉस हो गया, मैं खुद कंफ्यूज हो चुका हूँ। यहाँ पर अल्फा बीटा गामा है, अल्फा बीटा गामा, और यहाँ पर थीटा है तीनों में, ठीक है। अच्छा ओके, ये जो माइंड मैप है ये मैंने आपको प्रोवाइड कराया हुआ है, इसका लिंक जो है टेलीग्राम का जो लिंक है टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा ये, ठीक है। ग्रुप भी ज्वाइन कर लोगे तभी मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर के उसको ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं ये अपलोड कर दूंगा इस क्लास के जस्ट बाद में, ठीक है। ओके ठीक है। अच्छा इसके बाद जो अगला टॉप इसमें चीज़ आती, मैंने यहाँ पर एक चीज़ और ऐड कर सकता हूँ, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स। क्या चीज़, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स। आज मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा हुआ है तो जगह कम दिख रही है यहाँ पर, चलो अभी लिखता हूँ फिर मिटा के लिख दूंगा इसको, ठीक है। तब तक इधर वाला नोट कर लेना, चाहना तो आप खुद से भी लिख सकते हो। रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स। रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स क्या होते थे, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स जो थे ना वो हमारे पास जो मिलर इंडाइसिस था,
जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग थी इसके आप बोल सकते हो रेसिप्रोकल, आप ये एक रेसिप्रोकल स्पेस होता है जिसमें क्या होता है चीजें सॉल्व करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। लाइक हम लोग जो डायरेक्ट स्पेस में चीजें सॉल्व नहीं कर पाते हैं उसको हम लोग रेसिप्रोकल स्पेस में जाकर के जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो चीजें हैं वो आसान हो जाती हैं। और लाइक हमारे पास ए बी सी जो थे वो डायरेक्ट हमारे पास लैटिस वेक्टर्स थे, या बोल सकते हैं लैटिस पैरामीटर्स थे। लेकिन जब हम रेसिप्रोकल स्पेस में जाएंगे तो उनके जो लैटिस वेक्टर्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, उनका कुछ फॉर्मूला होता है चेंज करने का, उनका कुछ रिलेशन होता है, वो होता है ए एस्टेरिक इज इक्वल टू 2 पाई, ए इस धरा गया है तो बी क्रॉस सी अपॉन ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, इधर वाला ही मैं साफ कर दे रहा हूं। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा क्या था, बी एस्टेरिक इज इक्वल टू 2 पाई सी क्रॉस ए अपॉन, अब समझ गए क्या पैटर्न है, ए डॉट बी क्रॉस सी, डिनोमिनेटर सेम रहता है। ठीक है, तीसरा क्या है मेरे पास 2 पाई, सॉरी उल्टा लिख दिया क्या, ए बी सी ए। ठीक है, तो ए सी के बाद क्या आएगा ए क्रॉस बी अपॉन ए डॉट बी क्रॉस सी। ये हो गया हमारे पास लैटिस रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स के फॉर्मूले। अब लाइक हमारे पास डिफरेंट तरह के जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर थे उनके रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स जब हम लिखेंगे, लाइक सिंपल क्यूबिक, बीसीसी, एफसीसी, तो उनको किस तरह से लिखते हैं, उसको यहां पर लिखते हैं हम लोग। लाइक अगर हम इसको साफ कर दें तो फॉर बीसीसी या फॉर सिंपल क्यूबिक के लिए लिखते हैं। सिंपल क्यूबिक के लिए जो हमारे पास रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स आते हैं वो क्या आते हैं कि 2 पाई बाई ए इंटू आई कैप, बी एस्टेरिक इज इक्वल टू 2 पाई बाई ए इंटू आई कैप, सेम एक ही डायरेक्शन में होता है, सॉरी इसमें जे कैप कर लो अगर ये सेम डायरेक्शन की बात करें। ठीक है, सी एस्टेरिक 2 पाई बाई ए इंटू के कैप। ठीक है, करेक्ट है। अच्छा, अगर हम BCC की बात करें, बॉडी सेंटर्ड की बात करें, तो बॉडी सेंटर्ड के लिए जो हमारे पास रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर बनते हैं वो बनता है ए एस्टेरिक इज इक्वल टू 2 पाई बाई ए इंटू आई कैप प्लस जे कैप। क्या मैंने करेक्ट लिखा हुआ है, मैंने सही लिखा है क्या, जी हाँ सेकेंड, या मैंने शायद कुछ गड़बड़ लिख दिया क्या। इसको एक बार मैं कंफर्म करता हूँ, एक्चुअली यहाँ पर शायद मैंने नोट्स में करेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर ए है तो शायद यहाँ पर जे प्लस के कैप होगा। अगर कुछ करेक्शन होता है तो उस करेक्शन को मैं लिख दूंगा। मुझे एग्जैक्टली अभी जितना याद आ रहा है जे कैप प्लस के कैप, मैंने शायद उसमें फॉर्मूला शीट में शायद गलत लिखा हुआ है, ये जे कैप प्लस के कैप होगा। और बी एस्टेरिक जो होगा वो हमारे पास 2 पाई बाई ए इंटू के कैप प्लस आई कैप होगा, और सी एस्टेरिक जो होगा वो होगा 2 पाई बाई ए इंटू आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है, आई होप ये फॉर्मूले आपके होंगे। और इसके साथ में जब हम मतलब बेसिकली ये जो होते हैं हमारे पास, ये एक लाइक अगर हम ये जो फॉर्मूले लिखे हुए हैं, समझना मेरी बात ध्यान से, ये रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स लिखे हुए हैं, लेकिन जो डायरेक्ट स्पेस होता है, डायरेक्ट वेक्टर्स होते हैं, वो उनके लिए ये एफसीसी के फॉर्मूले होते हैं। सुनना मेरी बात, लाइक अगर एफसीसी के लिए हम डायरेक्ट वेक्टर्स लिखेंगे तो वो यही आएंगे, जो कि बीसीसी के लिए रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स आ रहे हैं। तो बीसीसी का रेसिप्रोकल जो होगा वो एफसीसी हो जाएगा, उल्टा होता है साथ में, एफसीसी का जो रेसिप्रोकल होगा वो बीसीसी हो जाएगा। उनके फॉर्मूले जो होते हैं वो कुछ इस तरह से आते हैं, उनके फॉर्मूले जो होते हैं उस तरह से आते हैं। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ एफसीसी के लिए, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। क्या होता है, ए एस्टेरिक इज इक्वल टू 2 पाई बाई ए इंटू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, बी एस्टेरिक इज इक्वल टू 2 पाई बाई ए इंटू माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इंटू, और सी एस्टेरिक जो होगा वो होगा 2 पाई बाई ए इंटू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ये होते हैं हमारे पास एफसीसी के। अगर मैं गलत नहीं हूं तो यही फॉर्मूले आपके होंगे इसमें करेक्ट। क्या मैंने सही लिखा है?
हाँ बिल्कुल सही लिखा है। तो ये जो है हमारे पास रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स के फॉर्मूले हैं, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर कि बीसीसी का जो रेसिप्रोकल है वो एफसीसी होता है, और एफसीसी का रेसिप्रोकल जो होता है बीसीसी। ये पॉइंट याद रखना है, इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये पॉइंट याद रखने वाला है, ठीक है। ओके, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स भी हो गए। और क्या क्या हमारे पास है इसमें, और क्या क्या हमारे पास है, जो चीज़ें अब छूट रही हैं उनको भी देख लेते हैं। लाइक यहाँ पर हम स्ट्रक्चर फैक्टर की बात करते हैं। यहाँ पे हम स्ट्रक्चर फैक्टर के, आज मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ ताकि चीज़ आपको क्लियरली विजिबल रहे। कभी कभी ऐसा हो जाता है छोटा छोटा लिखने की वजह से आपको चीज़ें दिख नहीं पाती हैं, ठीक है। तो भले ही मुझे दोबारा मिटा करके लिखना पड़े, लेकिन मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ, ठीक है। वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि पूरा माइंड मैप एक ही बार में बन जाए, लेकिन फिर विजिबिलिटी आपके लिए कम हो जाती है, तो इस वजह से मैं मिटा करके आज बार बार लिख रहा हूँ, ठीक है। ओके, स्ट्रक्चर फैक्टर, स्ट्रक्चर फैक्टर या फॉर्म फैक्टर भी इसी में बन जाता है, उसको थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बाकी ऑलमोस्ट चीज़ें सेम आती है। तो उसको दिखाते हैं एफ इज इक्वल टू समेशन एफ आई इंटू ई रेस टू पावर 2 पाई आई इंटू यू आई एच प्लस वी आई के प्लस डब्ल्यू आई एल। ये होता है हमारे पास स्ट्रक्चर फैक्टर का फॉर्मूला, समेशन फॉर ऑल द आईज, ठीक है। इससे हम तात्पर्य क्या लगाते हैं कि बेसिकली अगर हमारे पास कुछ प्लेन्स दिए गए हैं, जो भी प्लेन्स हैं उसके लिए मैं मिलर इंडेक्सेस बताऊंगी। लाइक फॉर एग्जांपल कोई भी प्लेन दिया गया है, उसके लिए मिलर इंडेक्सेस 1 1 0 है, तो मैं एच के एल की वैल्यू पता है। तो हमें देखना है कि मान लो किसी भी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के लिए, लाइक वो सिंपल क्यूबिक हो या बीसीसी हो या एफसीसी हो, तो उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के लिए जब ब्रैग्स लॉ हम अप्लाई करते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है, रिफ्लेक्शन हम देखते हैं कि लाइक जब एक यहाँ से आकर के टकराया तो यहाँ लाइट जब गई तो किन किन प्लेन से हमें रिफ्लेक्शन मिल रहा है, उसकी हम बात करते हैं। तो उसकी बात करने के लिए स्ट्रक्चर फैक्टर जरूरी होता है कि जिन जिन प्लेन से हमें रिफ्लेक्शन मिलेगा वो कुछ कुछ कंडीशंस को फॉलो करते हैं कि लाइक अगर सिंपल क्यूबिक होगा तो उसके लिए एच के एल जो होगा वो कुछ, इसको सॉल्व करने के बाद वो आता है। तो मैं डायरेक्टली आपको रिजल्ट बताता हूँ कि फॉर सिंपल क्यूबिक all planes give reflection, सारे प्लेन से हमें रिफ्लेक्शन मिलता है, ठीक है। अच्छा, फॉर एफसीसी या हाँ चलो फॉर एफसीसी अगर एच के एल तीनों ऑड हैं या तीनों इवन हैं तो हमें रिफ्लेक्शन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, ठीक है। इधर लिख लेता हूं बाकी मैं बीसीसी का। बीसीसी अगर H प्लस के प्लस एल इसकी वैल्यू हमारे पास इवन है, अगर इसकी वैल्यू हमारे पास इवन है तो हमें जो रिफ्लेक्शन है वो मिलेगा, और तो हमें रिफ्लेक्शन मिलेगा। और अगर H प्लस के प्लस एल की वैल्यू ऑड है तो रिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। यहाँ सही का मतलब है रिफ्लेक्शन मिलेगा उस प्लेन से, यानी कोई प्लेन दिया गया, मान लो ये प्लेन दिया गया 1 1 0। अब आपसे बोल दिया जाए जो ये सिंपल क्यूबिक है, सॉरी सिंपल क्यूबिक छोड़ दो, वहां तो सारे प्लेन से मिल जाएगा। मान लो हमसे बोल दिया एफसीसी है, एफसीसी में बताओ इस प्लेन से रिफ्लेक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखो एफसीसी के लिए कंडीशन क्या है कि सारे एच के एल जो है वो या तो ऑड हो या सारे इवन हो। क्या सारे ऑड या सारे इवन को फॉलो कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इस प्लेन से रिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन बीसीसी में देखो क्या कि जो तीनों का समेशन है वो इवन होना चाहिए, तो 1 + 1 + 0 यानी 2, और 2 कैसा है, इवन का मतलब ये रिफ्लेक्शन बीसीसी में तो देगा लेकिन एफसीसी में नहीं देगा। ये बातें होती हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्यों भैया, आई नहीं आई? कुछ छूटा क्या? अभी तक जो भी इसमें मैंने आपके लिए बनाया हुआ है वो सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली हैं। एक आध चीज़ अगर कुछ छूट रही हो तो वो माइंड मैप में अगर आपको कुछ मिल जाएगी, लाइक मैंने नहीं लिखा है तो उसको आप नोट कर लेना। कोई एक आध फॉर्मूला हो सकता है शायद, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो मैंने कवर करा दी हैं, यहाँ पर आपको रिवाइज कराई हैं। चीज़ें याद रखने वाली हैं, क्योंकि अगर आप याद नहीं रखोगे, यहाँ पे कुछ फॉर्मूले भी हैं, अगर आप फॉर्मूले ज़रा से भी भूले तो आपको क्वेश्चंस में जो है वो जहमत उठानी पड़ सकती है, आपसे वो क्वेश्चंस नहीं होंगे अगर आप फॉर्मूले याद नहीं रखोगे। तो फॉर्मूले आपको याद रखने, इसी वजह से माइंड मैप मैंने बनवाया हुआ है, ठीक है, ताकि आप फॉर्मूले ज़्यादा समय तक याद रख पाओ। और मिलेगा कहाँ? ये टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा, ये दूसरी जगह मैं नहीं डालता हूँ, ठीक है। ओके चलो, अब इसका रिवीजन हो गया है, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।